प्यारे बच्चों, आज हम 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इस टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका जो पहला टॉपिक है वर्क, उस पर बात करेंगे। हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क की जो परिभाषा है या वर्क का जो हमारा अंदाज है और फिजिक्स में जो वर्क है वो दोनों ही अलग हैं। जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं, अगर हम कंप्यूटर के आगे काम कर रहे हैं, आपने 2 घंटे काम किया, आप कहते हैं मैं थक गया हूँ। लेकिन फिजिक्स में ये कार्य परिभाषित नहीं है कि हम बैठे हैं और हमने कुछ कार्य किया। फिजिक्स में कार्य किसे कहते हैं, आइए आप आज इसको समझते हैं। सपोज कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, हम वर्क को पढ़ने जा रहे हैं। वर्क क्या चीज़ है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। सपोज ये कोई ब्लॉक है और ये किसी सरफेस में रखा है, ये सरफेस में रखा है, ठीक है। ठीक, और ये सपोज 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है। ये सपोज फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, इस सरफेस पे यहां से यहां डिस्प्लेस होता है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से लेकर यहां तक हो रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं एस, ठीक है। तो यहां पर फिजिक्स में हम कहते हैं कि कार्य कब होगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर इसको बल की दिशा में हमने क्या कर दिया है, विस्थापित किया है, ठीक है। बल की दिशा में, इस शब्द पर ध्यान देना। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, फिजिक्स में कहते हैं हम कि फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, तब हम क्या कहेंगे, वर्क हुआ है। इस पर ध्यान दीजिए, फोर्स की डायरेक्शन। सपोज हमारे पास एक कोई ब्लॉक है और हम फोर्स यहां लगा रहे हैं, ठीक, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो आपके पास ये फोर्स है, सपोज इन दोनों के बीच ये एंगल थीटा है, एफ और एस। थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा एफ व एस के बीच कोण है, ठीक है, ठीक। और हम कह रहे हैं कि कार्य होगा, कब होगा, कि जब डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, ठीक है। तो हमारे पास हमने वेक्टर क्वांटिटी में हमने पढ़ा था कि अगर ये एफ फोर्स है, थीटा एंगल पर है, तो इसको हम इसके घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो एक घटक ये हो गया और एक घटक ये हो गया एफ का। हमने ये भी कहा था कि जो थीटा के साइड होता है वो वाला घटक क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो गया, एफ साइन थीटा। और फिजिक्स में हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो फोर्स का वियोजित भाग है उसको हमने लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, कार्य हो गया डिस्प्लेसमेंट एस, और उसके साथ फोर्स का जो उसके साथ घटक है वो क्या है, एफ कॉस थीटा है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब या और हम इसको डिफाइन करके लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ का मॉड वेक्टर एस का मॉड कॉस थीटा। और ये क्या होता है, वेक्टर में जब आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तो आपने डॉट मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था, आपने डॉट मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए का परिणामी, बी का परिणामी, और उनके बीच थीटा एंगल जो है उसका कोसाइन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर एफ और वेक्टर एफ एस का डॉट प्रोडक्ट, और वही क्या होता है फिजिक्स में, कार्य होता है। बल लगाकर
बल की दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो हम कह रहे हैं कार्य हो रहा है, और उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाया जाएगा, F डॉट एस, वेक्टर एस और उनका डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हमारे पास, आपने जब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और डॉट मल्टीप्लिकेशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसको कहा जाता है। ये क्या है, ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ठीक। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब कार्य कैसी राशि हो गई, कार्य कैसी राशि हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। कार्य कैसी राशि हो गई, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये कैसी राशि हो गई, आपके पास सदिश राशि हो गई। तो एक बात हमने कार्य, एक आपने फॉर्मूला ये पढ़ लिया कि क्या है, बल और बल की दिशा में जो विस्थापन है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारे पास कार्य को परिभाषित कर रहा है। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जब आपने वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तो हमने ये देखा था दो वेक्टर्स को जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका जो परिणाम आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। इसका मतलब कार्य कैसी राशि हो गई, अपने आप में स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर हम इसकी यूनिट देखते हैं, कार्य का मात्रक या यूनिट जिसे हम कहते हैं, यूनिट मात्रक। देखो बल का मात्रक आपके पास क्या हो गया, न्यूटन, और इसका मात्रक क्या हो गया आपके पास, जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में डिफाइंड होता है, तो कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, और इसी को कहा जाता है जूल न्यूटन मीटर। इसको ऐसे कहते हैं, या इसको कहा जाएगा जूल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जूल या JOULE, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, यूनिट हो गई, किसकी, कार्य की यूनिट हो गई। ये आपके पास SI यूनिट है, SI या MKS यूनिट भी इसको कहते हैं। जूल जो है MKS पद्धति में या SI पद्धति में हम कार्य को जूल में डिफाइन करते हैं। जो दूसरी पद्धति है CGS में कार्य का मात्रक, देखिए आपके पास क्या है, W इज इक्वल टू हो रहा है F डॉट S, ठीक है। CGS में आपके पास बल जो होता है वो डाइन होता है, और ये जो होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को कहा जाता है अर्ग। क्या कहा जाता है, अर्ग कहा जाता है। इसका मतलब CGS में आपके पास W का जो मात्रक हो गया है वो क्या होगा, अर्ग होगा। अब हम अर्ग और जूल में रिलेशन देखेंगे। अर्ग जो है वो CGS पद्धति में कार्य का मात्रक है, और जूल MKS या SI पद्धति में कार्य का मात्रक है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू F डॉट S, वेक्टर F वेक्टर S का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और हमने जूल कहा, अगर F 1 न्यूटन हो, SI पद्धति में न्यूटन, और S क्या हो, मीटर हो, 1 मीटर हो, तो उस समय जो कार्य होगा वो क्या होगा, 1 जूल होगा। यानी किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर यदि उसे 1 मीटर तक विस्थापित करते हैं तो उस समय जो कार्य होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। और इसी को देखो CGS में बदलने के लिए, न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, डाइन होता है CGS में बल का मात्रक, तो आपके पास 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए, 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो आपके पास ये हो गया 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया, अर्ग। यानी 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। ये आपके पास न्यूटन और अर्ग में रिलेशन हो गया, ठीक है। अब आपके पास देखिए, आपने जो कार्य का फॉर्मूला देखा, मैथमेटिकली आपने कार्य को देखा कि आपके पास क्या हो गया, F डॉट S, और इसी को हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ S cos थीटा। इसका मतलब कार्य किस किस पर निर्भर कर रहा है, बल के परिणाम पर, विस्थापन के परिणाम पर, परिमाण पर, और
थीटा, उनके बीच जो एंगल थीटा है। ठीक है, अब आपके पास कार्य यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, बल और इस विस्थापन के परिमाण के अलावा एंगल पर भी निर्भर कर रहा है। इसको अभी हम देखेंगे। इससे पहले बल की जो कार्य की जो विमा है वो हम देखेंगे। कार्य की विमा या डायमेंशन जिसे हम कहते हैं, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या हो गया कार्य का, आपके पास हो गया बल का डायमेंशन। बल का डायमेंशन क्या होता था, mL T-2, और S का डायमेंशन फिर से क्या हो गया, L। तो आपके पास कार्य की जो डायमेंशन हो गया वो mL² T-2, ये क्या हो गया, कार्य का डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि इस थीटा पर, F पर और S पर कार्य कैसे कैसे निर्भर कर सकता है। तो हमारे पास जो कार्य की प्रकृति है वो इन तीनों पर निर्भर करती है। तो आपके पास कार्य 3 प्रकार का हो सकता है, कार्य 3 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। आपके पास 3 तरह से कार्य को हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास देखो पॉजिटिव, पहले हम इसको देख रहे हैं पॉजिटिव कार्य को। पॉजिटिव है जो, ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, जब F और S, F व S दोनों एक दिशा में हो, दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपके पास ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक है और इसको हम आगे ले जा रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे है और फोर्स भी आगे को लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, F और S की दिशा एक समान है, यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा बल के द्वारा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको और अच्छा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो F और S एक ही डायरेक्शन में है, F और S एक ही डायरेक्शन में, दोनों ही वेक्टर राशि है, तो इनके बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो रखो जरा वैल्यू, W इज इक्वल टू F S cos 0, cos 0 इज 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर जो कार्य हो गया F और S के परिमाण पर निर्भर कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। एक और कंडीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि जो थीटा एंगल है इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल पर कार्य कर रहा है, थीटा एंगल पर कार्य कर रहा है कोई बल और तब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम बल की दिशा में जो हमारे पास हम जो भी इसका वियोजित भाग लेंगे वो बल की दिशा में हमने देखना है। तो यदि थीटा जो है, देखो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 से छोटी जो भी होगी उनके लिए क्या होगा, थीटा इज लेस देन 90 के लिए कार्य क्या होगा, जब माना 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, 45 डिग्री, आप वैल्यूज पुट कीजिएगा तो वहाँ पर भी कार्य का जो डायरेक्शन आएगा, कार्य का जो परिमाण आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब लेस देन 90 के लिए और थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास क्या है, कार्य पॉजिटिव है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं बल और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो रहे हैं, तब कार्य क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी हमारे पास थीटा क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ये क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट है, तब क्या होगा, हमारे पास वर्क इज पॉजिटिव। अब चलिए नेगेटिव पर, नेगेटिव को यहाँ पर देखते हैं। नेगेटिव के लिए क्या है कि अगर आपके पास, सोचिए आप इस वाली कंडीशन को सोचिए। अच्छा, यहाँ पर एक जो पॉजिटिव वर्क है इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। माना हम किसी हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, माना ये हाइट है, और इस हाइट से हम किसी बॉडी को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, किसी बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये S हो गया। और बल का जो इस पर, चूंकि ये फ्रीली फॉल है, ये ऊपर से नीचे गिर रही है, तो जो गुरुत्वीय बल होगा इस पर कार्य कर रहा होगा उसकी दिशा भी क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी। यानी S
जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो दोनों एक ही दिशा में है, तो इस समय किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। या अगर हम सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं तो गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डाउनवर्ड्स है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा बल के द्वारा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल करें वहाँ पर ये जरूर देखें कि आपको किस बल के द्वारा किए गए कार्य की बात की जा रही है। वो अभी आगे मैं इसको और डिस्कस करूँगी। तो ये आपके पास पॉजिटिव वर्क था। नेगेटिव वर्क का ठीक ये वाला एग्जाम्पल जो हमने क्या किया, ऊपर से बॉल नीचे को फेंकी, अब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो अगर हम माना मैं इसी पेन को ऊपर की ओर फेंक रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वीय बल तो नीचे लग रहा है लेकिन मैं इस वस्तु को ऊपर की दिशा में विस्थापित कर रही हूँ, तो ये वाली जो कंडीशन है ये नेगेटिव वर्क की कंडीशन है ना, कि हम बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ग्राउंड से फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है लेकिन इस पर जो गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, mg जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, बल का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स, ये दोनों अपोजिट हैं, तो उस समय किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एक और कंडीशन, जैसे अगर हम यही मैं इसकी बात कर रही थी कि ये कोई बॉडी है और ये इस वाले बल, एक्सटर्नल बल के द्वारा तो आगे जा रही है, लेकिन इस पर जो घर्षण बल लग रहा है वो क्या होगा, वो मोशन के विपरीत लगेगा। घर्षण क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन के विपरीत लग रहा है, और मोशन के विपरीत लगने के कारण ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उस समय घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वर्क कब होगा, जब आपके पास बल और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन विपरीत हो। ठीक है। और एक और कंडीशन, थीटा के लिए क्या कंडीशन है, थीटा के लिए देखिए, थीटा यदि 180 डिग्री है, थीटा क्या है आपके पास 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पर देखिए आपके पास क्या हो गया, W इक्वल टू हो गया एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो ये वर्क क्या हो गया, माइनस, देखिए माइनस डायरेक्शन, माइनस साइन आ गया ना यहाँ पर एफ एस, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये कार्य जो है ये विपरीत, ये नेगेटिव साइन के साथ है, इसका मतलब ये ऋणात्मक कार्य है, नेगेटिव वर्क है। ठीक है, जैसे घर्षण बल हमेशा मोशन के विपरीत लगता है, तो उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क की श्रेणी में आएगा। दूसरी बात देखिए, थीटा की वैल्यू 90 से अधिक ले लीजिए, अधिक कोण ले लीजिए, 120 ले लीजिए सपोज, उसके लिए भी यहाँ पर जो कॉस 120 की वैल्यू है वो माइनस में आएगी, तो कार्य क्या होगा, आपके पास नेगेटिव वर्क होगा। यानी अगर आपके पास थीटा ग्रेटर देन 90 है, यानी आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है, एफ और एस के बीच में अधिक कोण है, तो उस समय आपके पास क्या होगा, जो कार्य होगा वो ऋणात्मक कार्य होगा, नेगेटिव वर्क होगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक। ठीक है, तो आपके पास जो भी वर्क डन तब होगा तब वो नेगेटिव होगा। अब आइए जीरो वर्क, कि शून्य कार्य कब होगा। ठीक है, शून्य कार्य के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप सोच लीजिए, माना आप इस दीवार पर बल लगा रहे हैं, आपने बहुत बल लगाया, आप थक गए, तो डे टू डे लाइफ में हम कहेंगे हम थक गए, हमने बहुत काम कर दिया, लेकिन फिजिक्स में देयर इज नो वर्क, कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि बल लगाने पर ये दीवार विस्थापित नहीं हुई है। ठीक है, हम थक गए हैं वो बात अलग है, लेकिन फिजिक्स में ये कोई कार्य नहीं हुआ, यानी बल लगाने पर अगर विस्थापन नहीं होता है तब कार्य क्या हो जाएगा, जीरो, या हमने बल लगाया और विस्थापन नहीं है तब तो जीरो हुआ। ठीक है, और क्या है आपके पास, आप बल ही नहीं लगा रहे हैं किसी वस्तु पर तो कोई विस्थापन नहीं होगा, F0 S0, तब क्या होगा, जीरो वर्क की कंडीशन आएगी। एक और यहाँ पर थीटा के लिए आप देखिए, थीटा में कॉस थीटा कब जीरो होता है, कॉस थीटा कॉस 90 पर क्या होता है, जीरो होता है। आपके पास देखो, अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी है
ठीक है, वस्तु यहाँ पर रखी है, तो यहाँ देखो गुरुत्वीय बल के कारण और ये यहाँ से यहाँ जा रही है, सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना है, तो यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है 90। गुरुत्वीय बल नीचे को इसको लग रहा है, तो गुरुत्वीय बल के कारण माना ये वस्तु विस्थापित हो भी गई, माना बल लगाने पर विस्थापित हो गई, लेकिन अगर मैं गुरुत्वीय बल की बात करूँ कि गुरुत्वीय बल ने कितना काम किया, तो गुरुत्वीय बल ने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर थीटा क्या है 90 डिग्री। ये वाला जो काम था ये किसी एक्सटर्नल फोर्स ने किया होगा, जिसके कारण ये वस्तु क्या हुई होगी, डिस्प्लेस हुई होगी। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, लंबवत है, तो उस समय कोई कार्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप W = F S cos of 90 और cos of 90 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, देन वर्क डन इज 0। वर्क डन कितना होगा 0 होगा। तो आपके पास 0 वर्क डन कब होगा, जब कोई बल न लगाया जाए, तो विस्थापन नहीं होगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। या बल लगाया जाए, जैसे मैं दीवार का एग्जांपल दे रही हूँ, इस दीवार पे हमने बल लगाया लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी वर्क कितना हो गया 0 हो गया। और या हम कहेंगे जो गुरुत्वीय बल है, यहाँ पर देखिए इस वाले एग्जाम्पल में कि अगर आपके पास बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच, ये गुरुत्वीय बल की दिशा है, देखिए यहाँ पर इनके बीच अगर 90 डिग्री का एंगल है, लंबवत है, ये डिस्प्लेसमेंट है और बल अगर आपके पास 90 डिग्री में लग रहा है, तो कोई कार्य नहीं होगा। जैसे अगर हम कोई बोझ रख के खड़े हो जाएं, सर के ऊपर बोझ रख के खड़े हो जाएं, तो वहाँ पर चाहे हम कितने ही घंटे खड़े रह गए, वहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। तो ये कार्य की प्रकृति है जो डिपेंड कर रही है बल पर, डिस्प्लेसमेंट पर और डायरेक्शन पर, किस डायरेक्शन में बल लगाया जा रहा है। तो उसके आधार पर हमारे पास बल के क्या हो गए, बल पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। तो आज इतना ही, इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कार्य को कैसे निकालते हैं, बल कैसी फॉर्म में हो सकता है आपके पास, बल जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हो और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में दिया है, तब हम क्या करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, उसके आधार पर हम कार्य निकालेंगे। या आपके पास एंगल दिया होगा, उस एंगल के आधार पर हम कार्य को निकालना सीखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।